सम्मानित बड़सर से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष डटवालिया जी, शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा जी, हमारी इस पंचायत की प्रधान सोनिया जी, हमारे मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण, सभी मेरे घर की पंचायत के सभी बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और इस स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे प्यारे बच्चे, तकरीबन 25 माह पहले आप लोगों ने, अमलैड के लोगों ने अपनी पंचायत से एक विधायक चुनकर भेजा और पिछले 20 वर्षों से आप इस पंचायत से विधायक चुनते आ रहे थे। 20 वर्षों तक आप मेरे साथ, मेरे हर मुकाम पर मेरे साथ खड़े रहे और जब मैं एमएलए पहली बार बना 2003 में, तब भी आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। जब मैं 2003 में एमएलए बना, उसमें हमारे अभी डिप्टी डायरेक्टर जगदीश कौशल जी रिटायर हुए। उन्होंने कहा कि आपका एरिया तो बहुत पिछड़ा हुआ है। उस समय 10वीं स्कूल भी कोई अच्छी तरह से 10वीं का स्कूल था। तो मैंने कहा पिछड़ा हुआ नहीं है, ये जो विधायक चुनकर भेजते हैं वो पिछड़े हुए क्षेत्र नहीं होता, बल्कि वो विकसित क्षेत्र होने की दिशा में आगे बढ़ता है। और आज मुझे खुशी है कि हमने एक परिकल्पना की थी कि जो ग्रामीण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों, इनको रहने दो, रुक जाओ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी ये महसूस हो कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन स्कूलों से अच्छे सरकारी स्कूल है। मैं किसी स्कूल की कल्पना नहीं करना चाहता। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरी जब शिक्षा विभाग से बैठक हुई और कई प्रकार से चर्चाओं का दौर पूरे 1 साल में हुआ, पता लगा कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 600 के करीब स्कूल और खोल दिए। 600 स्कूल खोलने का मतलब ये हुआ, चाहे वो प्राइमरी थे, चाहे मिडिल थे, चाहे हाई थे, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, कि एक स्कूल से टीचर निकाल के दूसरे स्कूल में दे दिया जाएगा। स्कूल की नोटिफिकेशन +2 कर दी जाएगी, स्कूल की नोटिफिकेशन 10th कर दी जाएगी, 8th कर दी जाएगी। अब जिस स्कूल से टीचर साइंस का निकाल के दूसरे स्कूल में भेज दिया जाएगा, उस स्कूल में साइंस की पढ़ाई नहीं होगी, कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होगी, कोई पढ़ाई नहीं होगी। हमारी सरकार ने फैसला किया कि जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना नियुक्तियों के लेक्चरर की, टीजीटी की, आर्ट्स की, जेवीटी की जो 600 स्कूल खोले हैं, इन स्कूलों को तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक कि हम उसमें जो शिक्षक है उनकी नियुक्ति न कर दें। और पहला फैसला हमने पहले ही साल 6,500 टीचरों को भरने का किया, जिसमें बैच वाइज 3,500 टीचरों को भरा जा चुका है। और बाकी टीचरों का, क्योंकि राज्य चयन आयोग को हमने भंग किया था, उसमें से पेपर बिकते थे और अब राज्य चयन आयोग से उन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पिछले कल जब कैबिनेट हुई तो हमने उसके लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी पेपर के लिए होनी चाहिए, ताकि कोई पेपर लीक ना हो और ये उम्मीद भी ना हो कि किसी बच्चे के, पढ़े लिखे बच्चे के साथ ये अन्याय ना हो कि पेपर लीक के कारण कोई दूसरा बच्चा सिलेक्ट हो जाए। इसलिए हमने अब 3,500 भर्तियां जो एजुकेशन में टीजीटी आर्ट्स है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है,
उसको भरने का दायित्व हमने राज्याचार्यों को दिया है, जिसका जल्दी ही उसमें नियुक्तियां शुरू हो जाएगी। उसके बाद फैसला ये करना था कि गांव में पढ़ने वाले बच्चे के जो परिवार हैं वो गांव के साथ लगते प्राइवेट निजी स्कूल में जा रहे हैं। निजी स्कूल में कोई क्वालिफाइड टीचर नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। मैं निजी स्कूलों की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले जो भी टीचर वहां पढ़ाने के लिए जाते हैं वो कंपटीशन के थ्रू जाते हैं, इसलिए वहां पढ़ाई का स्तर अच्छा होना चाहिए। जब पढ़ाई के स्तर की बात की गई तो पता लगा कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के ये हाल है कि 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकता। अब हम भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे, उस समय तो टाट हुआ करती थी, 9th 10th में बेंच मिलता था, तब हमें पढ़ाई भी अच्छी होती थी। तो हमने कारण जानने की कोशिश की और जब कारण पता लगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो शिक्षक है और बच्चों में कहीं ना कहीं कोई कमी है, और पूरे हिंदुस्तान का जब गुणात्मक शिक्षा का अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि हम पूरे हिंदुस्तान में 21वें स्थान पर पहुंच गए। हमें फैसला करना था, अगर 21वें स्थान पर पहुंचने में ताली बजा रहे हैं पहले स्थान से तो क्या होगा। आपको सोचना है कि हम दूसरे तीसरे स्थान पर थे और 21वें स्थान पर पहुंच गए। हमने फिर एक परिकल्पना की और शिक्षा संस्थानों को कैसे मजबूत किया जाए, इस दृष्टि से हमने फैसले लेने शुरू किए। अभी डॉक्टर अमरजीत शर्मा जी जो बता रहे थे, आने वाले समय में हम और शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करने जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव जो हम करने जा रहे हैं वो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में हमने किया है। 10 इस प्रकार के राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल पूरे प्रदेश में बनने जा रहे हैं। और ये कोई एक कमरा के लिए विधायक साहब पैसे दे दो, 2 कमरे के लिए पैसे दे दो, डिप्टी डायरेक्टर साहब आते, पंचायत प्रधान आते कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग देख लो, इस स्कूल की बिल्डिंग गिरने वाली है। हमने उस सब चीजों को ध्यान में रखकर और बच्चे की जहां मानसिक विकास हो और शारीरिक विकास कैसे करना है, इस दृष्टिकोण से हम इन 10 स्कूलों को खोलने की हमने इस बजट में प्रावधान किया है, जिसमें ज्वाला जी है, पालमपुर है, गगरेट है, ज्वाली है, फतेहपुर है, बड़सर है और गगरेट है। इन सब स्कूलों में या तो काम शुरू हो गया है या शुरू होने वाला है। ये स्कूल क्या है, इसमें आम परिवार से निकले हुए जो बच्चे होंगे, गांव के परिवेश में रहने वाले जो बच्चे होंगे, उन स्कूलों उन बच्चों को इन स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा। और उस एडमिशन के माध्यम से वो चाहे नर्सरी क्लास है, एलकेजी है, उसके आगे की जो प्राइमरी सेक्शन है, मिडिल सेक्शन है, हाई सेक्शन है, सेकेंडरी सेक्शन है, एक ही स्कूल में ये सारी पढ़ाई होगी। और उसके साथ ये भी प्रयास किया जाएगा कि जब पढ़ने का वक्त है तो पढ़ा जाए, और दिन में जो खाने का समय होगा वो खाने का जो लंच के लिए भी वो स्कूल के द्वारा बच्चों को उपलब्ध करवाया जाएगा। शाम के समय वो अपने माता पिता के पास अपने घर जा सकते हैं। इस स्कूल में जो ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल पूरे प्रदेश में जो बन रहा है, बच्चों की संख्या 750 से लेकर 1000 बच्चों तक रखी गई है। सब में हाई एंड टेक्नोलॉजी होगी। स्कूल में बच्चा जाकर ये नहीं देखेगा कि पानी कहीं से लीक हो रहा है, वो देखेगा कि सुंदर स्कूल में जाकर वो पहले अपने आप को पाएगा। वो जो चीज हम पेश करने जा रहे हैं उस प्रकार का स्कूल आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की जनता जब देखेगी, सब लोग ये कहेंगे कि हमने इन स्कूलों में पढ़ना है। और इसको मैं व्यक्तिगत तौर से भी इसमें नजर रख रहा हूं।
इसके लिए हम अभी चर्चा का दौर है, अलग से कैडर बनाने जा रहे हैं, अलग से नियुक्तियां करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये बच्चे जब +2 करके निकलेंगे या 10वीं करके निकलेंगे तो उनके मन में एक हौसला होगा, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की ताकत ये बच्चे के मन में प्राइमरी शिक्षा से लेकर सेकेंडरी शिक्षा तक उसके मन में होगी। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने यह कार्य किया है। यहाँ अभी 6 महीने के अंदर ही फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल का ग्राउंड बन जाएगा और मैंने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि 1 साल के अंदर यहाँ हम एलिमेंट्री एजुकेशन को शुरू कर देंगे और उसके बाद इसका सेकंड पार्ट सेकेंडरी एजुकेशन का शुरू करेंगे। बहुत बड़ा ग्राउंड बनेगा, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें खेलेंगे, प्ले स्कूल भी होगा। ये सब चीजें आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं। ये ठीक है कि ये मेरी पंचायत है, मेरा घर है, यही के लिए नहीं लेकर आ रहा, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए लेकर आ रहा हूं। हम चाहते हैं कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार किया जाए और धीरे धीरे हम इन शिक्षा के स्तर को और अपग्रेड करना चाह रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं, अभी कई प्रकार के एलिमेंट्री एजुकेशन अलग है, बोर्ड अलग है, हम स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन का डायरेक्टरेट अलग से बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। चर्चा चल रही है। चर्चा के बाद ये देखा जाएगा कि हमने किस दिशा में बढ़ना है और चर्चा के बाद ही फैसला लिया जाएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है, इसका बड़े मायने हैं। हम चाहते हैं कि गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है उसके हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, और उसके हाथ में पैसा पहुंचाने के लिए आपने देखा हमने कई बजट में नीतिगत बदलाव लाया है। पहला नीतिगत बदलाव है कि जो बिल्डिंग 4-4 साल में बनती थी हमने उसको 2 साल में करने का निश्चय किया है। आपने देखा होगा कि हमने PWD, IPH के टेंडरों को बिल्कुल छोटा कर दिया है। पहले टेंडर 21 दिन के लिए लगते थे, हमने कहा कि टोटल टेंडर 5 करोड़ तक का, अभी और नोटिफिकेशन हमने की है कि वो कम से कम 22 दिन के अंदर लग जाना चाहिए ताकि हमारे काम में स्पीड हो। इस दृष्टि से भी हमने बदलाव किया। और जो बिल्डिंगें 4-4 साल 5-5 साल नहीं बनती है उसमें मैक्सिमम टाइम हम 2 से 2.5 साल के बीच में ही देना चाह रहे हैं, उससे ज्यादा हम टाइम नहीं देना चाह रहे, ताकि स्कूल भी जल्दी बने और संस्थान भी जल्दी बने। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए हमने इस बार बजट में यह प्रावधान किया है कि आप जो गाय का दूध है, हिमाचल प्रदेश का मिल्क फेडरेशन जो सरकारी संस्थान है उसके गुणात्मक के आधार पर 45 रुपए किलो गाय का दूध खरीदेगा और 55 रुपए किलो भैंस का दूध खरीदेगा। गांव में जिन्होंने गाय भैंस रखी होती है उनसे भी हमने कहा है कि आप गोबर आधारित जो खेती करेंगे, यानी कि जो प्राकृतिक तरीके से खेती की जाएगी, जो पहले गोबर के आधारित खेती की जाएगी, उससे 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी सरकार खरीदेगी और 40 रुपया गेहूं सरकार खरीद रही है। इस वर्ष हमने 4000 मीट्रिक टन मक्की खरीदी और किसान को 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पैसा दिया, और जो दूध खरीदा वो 45 रुपए प्रति लीटर गाय का और 55 रुपए प्रति लीटर भैंस का दूध खरीदा। मनरेगा में जो लोग लगे रहते थे उनको दिहाड़ी 240 रुपए मिलती थी। इसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमने अपने बजट में अपने संसाधनों से उस दिहाड़ी को 240 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपया किया और इतिहास में 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की। 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की। ये सब ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े फैसले हैं।
जो हमारा अगला बजट आएगा उसमें भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से हम बहुत अधिक काम कर रहे हैं। अगर आप बगीचा लगाना चाहते हैं, अगर आप आम पैदा करना चाहते हैं, अमरूद पैदा करना चाहते हैं, आप लोग इकट्ठे होकर एक क्लस्टर में आइए। 150 करनाल 100 करनाल जिसके 50 जगह है उसमें लगाइए। सरकार आपको मुफ्त में वो बगीचा लगा कर देगी, लेकिन देखभाल आपको करनी होगी। उसके इर्द गिर्द भी तारे सरकारें लगा के देगी, पूरा सरकार करेगी। इसके लिए हमने 800 करोड़ रुपए का प्रावधान HP शिवा प्रोजेक्ट में किया है। इसके अलावा पंचायतें जो हैं, पंचायतों में 500 किलोवाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का कार्य भी हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जिसे हमने कहा कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में हम विकसित करेंगे, तो हर पंचायत में हमारा प्रावधान है कि 500 किलोवाट के सरकारी जगह पर हम सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएं। एक सोलर पावर प्रोजेक्ट का, क्योंकि गोरना में जगह मिली, वहां उसका कार्य शुरू हो गया है और 10 जगह और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सोलर पावर प्रोजेक्ट के 500 किलोवाट के काम शुरू हो चुके हैं। और ये कहा गया है कि जो उससे बिजली पैदा होगी उस बिजली को बिजली बोर्ड खरीदेगा। बिजली बोर्ड के खरीदने के बाद उसमें जो 10 लाख रुपया उस पंचायत को हर साल वहां के लोगों के लिए हमारी सरकार उस पंचायत के लोगों को उपलब्ध करवाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में और भी महत्वपूर्ण बदलाव किया है। जो भी बेटा या बेटी पढ़ना चाहती है उसमें हमारी सरकार 1% ब्याज की दर पर, भारत सरकार 4% ब्याज की दर पर जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को लोन देती है, हम 1% ब्याज की दर पर जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, 20 लाख रुपए का लोन उपलब्ध करवा रही है। जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा और बाहर पढ़ने में भी सिलेक्ट हो जाएगा कंपटीशन के थ्रू, तो भी उसको 20 लाख रुपए का ब्याज 1% पर हमारी सरकार उपलब्ध करवा रही है। जितनी विधवाएं माताएं हैं, विधवाओं के बच्चे हैं, उनके बच्चे अगर डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ITI करते हैं, नर्सिंग कोर्स करते हैं, JEE का ट्रेनिंग करते हैं, उनके सारी बच्चों की पढ़ाई का खर्च इस साल अक्टूबर से हिमाचल प्रदेश की सरकार उन विधवा बहनों के बच्चों का खर्च भी उठा रही है। इसमें आपने फॉर्म भरना है, उसकी आय, जिसकी आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो 3 लाख से कम वाली विधवा बहन का सारा खर्चा, अगर डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर की फीस कितनी है? 1.5 लाख रुपया। और हॉस्टल में जब वो रहती है तो उसकी फीस कितनी है? 75,000 रुपया। यानी 2,25,000 रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार विधवा बहन के बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा रही है। इसके अलावा ये सब योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में और उन लोगों को जिनका अधिकार हिमाचल प्रदेश की संपदा में है, हमारी सरकार उस कार्य को कर रही है। ये पैसा कहां से आता है? हर साल हम बजट प्रस्तुत करते हैं। जिस तरह आप अपने घर का महीने का बजट रखते हैं कि एक महीने में इतना खर्चा होगा, दूध का बिल इतना होगा, पानी का बिल इतना होगा, उसी तरह सरकार भी अपना बजट बनाती है। लेकिन हमने जो पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए, उस बजट से विधवाओं के बच्चों की पढ़ाई का खर्च और जिन बच्चों के माता पिता नहीं है, जिन बच्चों के माता पिता उनको छोड़कर चले गए हैं, उनकी पूरी पढ़ाई का खर्च 27 साल की उम्र तक हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा रही है। ये सब पढ़ाई का खर्च 27 साल तक चलेगा। दिव्यांग बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए स्कूल तो है, लेकिन उन बच्चों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, उनके लिए कॉलेज तक नहीं है। हमारी सरकार ने फैसला किया कि दिव्यांग बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन कोर्स होगा वो हिमाचल प्रदेश के कंडा घाट में उसको शुरू किया जाएगा और उसके लिए अभी हमने बिल्डिंग बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए उपलब्ध करवा दिया है। तो ये सारी योजनाएं आपसे जुड़ी हुई है
अभी कुछ और फैसले लेने हैं। आप लोगों को उस फैसले में साथ खड़ा होना है। कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी सरकार हो, वो 5 साल के लिए चुनकर आती है। 5 साल के बाद फिर वो जनता की अदालत में जाती है। लेकिन हम ये सोचकर काम करते हैं कि हम आज आए हैं और आपके लिए फैसला करने के लिए आए हैं। वो फैसला जिसमें आम आदमी का सम्मान हो, वो फैसला जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। इसके अलावा पानी में गुणवत्ता हो। जो आप पानी पीते हैं, प्यास लगती, गुणवत्ता नहीं होती है। पानी से कई बीमारियां होती है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं, हम हर चीज फ्री में कर सकते हैं, लेकिन हम आपको गुणवत्ता वाला पानी नहीं दे सकते, गुणवत्ता वाली लाइट नहीं दे सकते, और शिक्षा के स्तर में भी गुणवत्ता नहीं दे सकते। क्योंकि फ्री करना, आए बच्चे पढ़े, फीस और वो दे, लेकिन ऐसा करके हम आप लोगों को धोखा दे रहे हैं और आप भी धोखा खा रहे हैं। आप ये सोचिए कि अगर आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा बने, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, अच्छी नौकरी मिले, तो उसको गुणात्मक शिक्षा देना बहुत जरूरी है। मुझे बीमारी कम हो तो मुझे गुणात्मक वाला पानी देना बहुत जरूरी है। पानी पीना ही मकसद नहीं है। कई बार पानी पी के बीमार हो जाते तो आप सोचते हैं कि बीमार हो गया तो मैं 1000 रुपया खर्च कर दूंगा, लेकिन पानी का बिल जो मीटर के हिसाब से 100 रुपए देने में भी हिचकिचाहट करते हैं। हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। उसमें आपको गुणवत्ता वाला पानी मिले, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये बहुत बड़ी बात है। हेल्थ सेक्टर में हिमाचल प्रदेश निचले पायदान पर पहुंच गया है। हो क्या रहा है हॉस्पिटल्स में? आप मैदान जाते हैं, चेक करवाते हैं, वहां से बोलते हैं टांडा चले जाओ। फिर पता लगता है टांडा के बाद होशियारपुर और जलंधर पहुंच गए। वहां तो आप फटाफट पैसे खर्च कर देते हैं। वो तब नहीं देखते कि मेरे को बीमारी ठीक हो जाए, किसी तरह जितना मर्जी पैसे लग जाए, लेकिन उस बीमारी से पहले ही हमको अपने, अगर हम रोकथाम के उपाय अपना लें तो अच्छा होगा। तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, मेडिकल टेक्नोलॉजी चाहिए। उस मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी प्रदेश में, जो दिल्ली में टेक्नोलॉजी है, अगर हिमाचल प्रदेश की मेडिकल टेक्नोलॉजी से कंपैरिजन किया जाए तो हम उनसे 10 साल अभी भी पीछे हैं। तो हमने फैसला किया कि जो टेक्नोलॉजी एम्स में मिलेगी दिल्ली में, पीजीआई चंडीगढ़ में मिलेगी, उस टेक्नोलॉजी को हम अपने जो 4 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें आईजीएमसी है, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज है, टांडा का मेडिकल कॉलेज है, नेरचौक का मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए हम धन का प्रावधान कर रहे हैं और धन उपलब्ध करवा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक और बात बताना चाहूंगा मैं, अगर जनसंख्या के अनुपात से देखा जाए तो कैंसर के दूसरे सबसे बड़े मरीज नॉर्थ ईस्ट के बाद दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश आ रहा है। आ क्यों रहा है? क्योंकि हम अपने जीवन के ढंग में बदलाव ला चुके हैं। तो इस दृष्टि से भी हमारी सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। अंत में यही कहना चाहूंगा, ये अभी कुछ दिनों की बात है, पहले जब एक बार यहाँ बच्चों के लिए ग्राउंड बनने लगा तो उस समय मशीन चली और रुकवा दिया गया कि फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं हुई। आज इसकी सारी क्लियरेंस फॉरेस्ट की होने के बाद 125 करनाल जगह में, 125 करनाल जगह में, जिसका फॉरेस्ट का 80 लाख रुपया फॉरेस्ट के पास जमा करवा दिया गया है। पहला इसका कार्यक्रम आज यहाँ किया जा रहा है और जल्दी आप देखेंगे कि 1 साल के भीतर इन स्कूलों में ये जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, ये सारे स्कूल के बच्चे, चाहे मॉल घाट है चाहे भवरान है, इन स्कूलों में पढ़ेंगे और ऐसी शिक्षा प्राप्त करेंगे जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए इनमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी। उन भविष्य की चुनौतियों का सामना ये इन स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे और दूसरे सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चों के लिए भी हम बदलाव लाकर आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी हम सब प्रकार से आने वाले समय में और महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं। 40 साल से पुरानी जो व्यवस्था है उसको बदलने का समय है, और जब व्यवस्था में
परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो कुछ ना कुछ थोड़े समय के लिए तकलीफ होती है, लेकिन उसका स्वाद आने वाले समय के लिए मीठा होता है। इसलिए हम जो फैसले कर रहे हैं वो जनता के हित में लेकर और जनता को साथ में लेकर हम करना चाहते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर हम 1 रुपया हमें आय होती है, 1 रुपया अगर हम कमाते हैं, उस आय में 70 पैसे किने चले जाते हैं। उसमें से 70 पैसे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, सरकारी कर्मचारियों की पे, ब्याज और ब्याज का जो मूलधन होता उसमें चले जाते हैं। लेकिन 70 पैसे हमारे पहले ही चले जाते हैं, 30 पैसे बचते हैं। 30 पैसे में शिक्षा के स्तर को भी बनाए रखना है, हेल्थ सेक्टर के को भी बनाए रखना है, सड़कों को भी बनाए रखना है और चीजों को भी बनाए रखना है। इसलिए जब हम कभी फैसले बदलाव के रूप में कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन ये तकलीफ ज्यादा लंबी नहीं रहने वाली। 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। इस साल थोड़ा सा तकलीफ रहेगी। दिसंबर इस साल के बाद भी हम उस रास्ते पर तेजी से बढ़ेंगे और मेरा मानना है कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। तब आपके सामने ऐसे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल होंगे, बेस्ट हेल्थ इंस्टीट्यूशन होंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी पंचायत के लोग हैं ना, तो मैं बोल रहा थोड़ी देर हो रही दिखी लगे बड़ा बड़ा धन्यवाद। जय। ये पंचायत की जो बिल्डिंग है इसकी नई बिल्डिंग बना दी जाएगी और इसमें कम से कम 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और ये क्या कहते हैं, जो डिपो है हमारा सोसाइटी, इसको भी ठीक कर दिया जाएगा। धन्यवाद सर, आपने बहुत